सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट से। आप सोचोगे सर चैप्टर नंबर 4? हाँ भाई, टर्म 1 के हिसाब से तो चैप्टर नंबर 4 ही है। टोटल 5 चैप्टर आने हैं। पहला मनी, दूसरा बैंकिंग, तीसरा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, चौथा फॉरेन एक्सचेंज रेट और पांचवा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम लोग आज की क्लास में फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 1 के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार पूरे चैप्टर से जरा गो थ्रू कर दिया जाए। देखो, सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। देन हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो वहाँ पर हमने 2 टॉपिक पढ़े जिसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। डिमांड के बारे में पढ़ा, सप्लाई के बारे में पढ़ा। अच्छा, इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इसके साथ ही डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, डायग्राम्स भी याद रखने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है बड़े डिटेल में पढ़ा। इसके साथ और आगे बढ़े तो सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमारे पास कहाँ कहाँ से विदेशी पैसा आता है। दूसरी चीज, हमें विदेशी पैसा क्यों जरूरत पड़ता है, तो सोर्सेस पढ़ा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े। इसके साथ एक लास्ट टॉपिक पढ़ा जो कि पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसके अंदर स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, ये कुछ चीज़ें पढ़ी और हो सकता है छोट-मोट कोई टॉपिक और हो आपका। इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। चलो बच्चा पार्टी, अब देर ना करते हुए आप सभी के सामने हाजिर है क्विज मास्टर। तो जल्दी से एक पेपर पे 1 से लेके 25 तक, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, तो 1 to 25 जल्दी से काउंटिंग लिख लो। मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है, लिख लेना है पेपर पर। फिर आपको जैसे ही क्लास एंड होगी देन आप मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर बताओगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए। ठीक है, साथ में बच्चा पार्टी ये भी बताओगे कि सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जिनसे हम ज़्यादा क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, ताकि वो टॉपिक मैं आपको वापस से दोबारा से करवा सकूं। चलो खैर, अब देर ना करते हुए आप सभी के सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी क्वेश्चन है, डेफिनेशन ही है। द टर्म फॉरेन एक्सचेंज मीन्स। यार फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? आप सोचोगे इतना आसान क्वेश्चन, भाई ऑप्शन तो पढ़ो, कंफ्यूज हो गए अभी। देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर वन नेशन टू अदर। यार ओनली गुड्स ना भाई ना यार, फॉरेन एक्सचेंज रेट में तो मनी की बात करते थे एक्सचेंज में। चलो सेकंड पॉइंट, एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ना भाई ना, गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर वन नेशन फॉर करेंसी ऑफ अदर नेशन। एक तरफ से गुड्स जा रहे हैं, दूसरी तरफ से करेंसी आ रही है, नहीं यार, इसे भी पेंडिंग में डालो। बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी है स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी विथ डोमेस्टिक करेंसी। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट एक आसान क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। क्वेश्चन है, द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग। तो भैया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कब समाप्त हो गया या कब इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1920s। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टिल फॉलोज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आप यहाँ से एक बात ध्यान रखना, इस क्लास के बाद गूगल पर सर्च करना ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो प्रेजेंटली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करती हैं। तो बच्चा पार्टी कंट्रीज के नाम लिख लेना, क्योंकि बहुत ही कम कंट्रीज हैं। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखो, क्या चाइना करता है? आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो। इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं, यूएसए बिल्कुल भी नहीं, और ध्यान रखना करंटली आज की डेट में चाइना भी नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज।
इनमें से कोई भी कंट्री फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो आज की डेट में नहीं करता है। अब हर एक कंट्री, मोस्टली कंट्रीज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट एक्सचेंज रेट विच इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब बच्चा पार्टी फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सअप, शायद याद हो आप लोगों को तीसरा टॉपिक मैंने क्या गिनवाया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बाद मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या पढ़ा था भैया, आरबीआई मैनेज करके चलती है। होती तो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लेकिन फिक्स आरबीआई करती है। तो यार फिक्स्ड फ्लेक्सिबल दोनों आ गए ना इसमें, करेक्ट आंसर इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। 5th है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अन्य सभी बातें जब कांस्टेंट होती हैं, आप कहोगे सर लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं आ गया 11th वाला, ना भाई ना, क्वेश्चन पढ़ो पूरा। तो व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, यार फॉरेन करेंसी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। पहले हम $1.50 में खरीदते थे, अब $1.70 में खरीद रहे हैं। यार फॉरेन करेंसी की प्राइसेस राइज हो रही है तो नेशनल इनकम क्या होगा? ऑप्शन ए लाइकली टू राइज, ऑप्शन बी लाइकली टू फॉल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नॉट इफेक्टेड। क्या कहते हो? और ऐसे क्वेश्चन अगेन मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, इंपॉर्टेंट। देखो अगर फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ रही है, सीधी बात सोच के देखो यार, पहले $1.50 का अब $1.70 का, एक्सचेंज रेट तो बढ़ रही है ना। हमारे देश के रुपए की वैल्यू तो भैया कम हो रही है, रुपए की वैल्यू कम होगी तो बेटा नेशनल इनकम भी तो कम हो जाएगी ना हमारी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाइकली टू फॉल। इसका एक अपोजिट क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर गलती से फॉरेन करेंसी की प्राइस डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है। चलो जब तक आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आओ, सपोज द गवर्नमेंट प्लान्स, ध्यान रखना गवर्नमेंट प्लान कर रही है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जल्दी से माइंड में ले आना, टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम 50 टू 45, 50 से 45 कर दी। किसने की? गवर्नमेंट ने। यार कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाता हूं, जब बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से एक्सचेंज रेट बढ़े या कम हो, वो होता था एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। लेकिन जब गवर्नमेंट कम या ज़्यादा करे तो वो होता था या तो रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन। शायद कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहे हो आपको, चलो देखते हैं क्या होता है। तो 50 से हो गई 45। पहली चीज़ तो एक्सचेंज रेट कम हो रही है, यानी हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। एक्सचेंज रेट कम होगी इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है, और एक्सचेंज रेट अगर बढ़ती है उसका मतलब वैल्यू कम हो रही है। यहां पर वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब रिवैल्यूएशन। कहाँ है भाई रिवैल्यूएशन? ऑप्शन ए। कहीं कोई दिक्कत हो ना, थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। तो यहां पर है आपका रिवैल्यूएशन। क्यों है? क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो रही है तो रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन, वैल्यू डिक्रीज होती है तो डिवैल्यूएशन। होती नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा डिक्रीज की जाती है तो डिवैल्यूएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन डिवैल्यूएशन आ गया। तो डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी आर वन ऑफ द सेम थिंग। क्या डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन सेम थिंग होती है? अरे भैया डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है और डेप्रिसिएशन एक्सचेंज रेट मार्केट में होता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से होता है। तो कहां से सेम हुआ यार? करेक्ट आंसर इज फॉल्स। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है, दूसरी में मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। चलो खैर क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 8 है सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यार फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व छोटा सा नन्ना सा बना देता हूँ। ये रहा बच्चा पार्टी सप्लाई कर्व, देखो इस टाइप से। तो नीचे हम लोग लेके चलते थे, शायद आपको बात याद हो तो, डिमांड और सप्लाई को साइड में लेके चलते थे फॉरेन एक्सचेंज रेट को। अभी पूछा क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस? अरे ना भाई ना। पैरेलल टू वाई एक्सिस? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता है। पॉजिटिवली स्लोप्ड या नेगेटिवली स्लोप्ड? ये देखो कैसे स्लोप्ड है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर,
ठीक है, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप्ड और सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिमेन्स द सेम। सप्लाई तो फिक्स है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। ओहो, अब आप पक्का पक्का यही कहोगे कि सर बिना डायग्राम के नहीं हो सकता है। तो एक काम करो ना, छोटा सा नन्ना मुन्ना सब डायग्राम बना लो। देखो मैं नीचे बनाता हूँ, देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, नीचे लेके चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, साइड में लेके चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को। अभी देखो क्या लिखा था, सप्लाई आपकी रिमेन सेम, तो सप्लाई तो फिक्स रहनी है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद कहा था डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो पहले डिमांड आपकी ये थी, ठीक है, पहले डिमांड ये थी, एक्सचेंज रेट ये था, ठीक है। अभी क्या था, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, डिमांड बढ़ा दो यार, ये लो डिमांड आपकी बढ़ गई D1। D1 के बढ़ने से बेटा एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। पूछा क्या है, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा यार, एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, ये देखो इंक्रीज हो रही है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट बढ़ती है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, क्या होगा, डेप्रीसिएशन। एक्सचेंज रेट कम होगी तो एप्रीसिएशन, अपोजिट चलता है। करेक्ट आंसर इज डेप्रीसिएशन, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो द US डॉलर एक्सचेंज रेट फॉर रुपी इज 75 नाउ एज कंपेयर टू 63 प्रीवियसली। पहले था 63, अब हो गया 75। कहीं गलती से गवर्नमेंट तो नहीं है ना पूरे स्टेटमेंट में, अच्छे से खोज लेना, गवर्नमेंट तो नहीं है ना, नहीं है भैया। तो जब एक्सचेंज रेट कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, 63 से 75 हो रही है, जब एक्सचेंज रेट बढ़ती है क्या होता है, डेप्रीसिएशन। अभी तो याद है ना। और बेटा ये डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन तो अब देखना ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर, गवर्नमेंट करती है तो डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, और एक्सचेंज रेट मार्केट में होता है तो या तो डेप्रीसिएशन या एप्रीसिएशन। चलो क्वेश्चन नंबर आओ 11th पर। 11th है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर। यार इस बार ना फॉरेन करेंसी चीपर हो गई, फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई। बताया था ना $1 अब 50 की जगह 40 में मिल रहा है, ठीक है। द इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। ओफो, ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे कहा था ना कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेजो, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट बॉक्स में ही देना है। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी तो ठीक है ना, ABCD ऑप्शन मिल गया आपको, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चा पार्टी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अकाउंटेड फॉर द कॉज ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इन अ कंट्री। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कारण है, किसका, डीवैल्यूएशन का। डीवैल्यूएशन याद है, डीवैल्यूएशन याद है नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ, डीवैल्यूएशन जब वैल्यू कम हो जाती है या एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है। चलो एक बार जरा ऑप्शन देखो सारे। इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, यार डिवैल्यूएशन होगा, हमारे देश के रुपए की वैल्यू गिर रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी यार। चलो आगे देखते हैं। डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट लेस देन फॉरेन इंटरेस्ट रेट, ये भी आपका सही होगा। मच इंक्रीज इन इनकम, ये भी सही होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। यार फॉरेन एक्सचेंज क्यों डिमांड करते हो, फॉरेन एक्सचेंज क्यों डिमांड करते हो। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक पढ़ा था ना, 7 से 8 पॉइंट थे। चलो, बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट टू परचेज गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, तुम्हें दूसरी कंट्रीज से गुड्स खरीदने, विदेशी करेंसी मांगोगे तुम। फॉर सेंडिंग गिफ्ट्स, भैया गिफ्ट्स बेचने विदेश में, बिल्कुल करेंसी मांगोगे तुम विदेशी। टू विजिट फॉरेन करेंसी भी होगा। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। और तुम लोगों का जो नियम चलता है ना, ऑल ऑफ दिस दिखा तो भैया हम तो ऑप्शन ही नहीं पढ़ते, वो वाला नालायक सिस्टम हटा देना अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यार डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशन है। इससे पहले बेटा मैं सप्लाई करवा चुका हूँ, सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज में आपका पॉजिटिव रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था। अभी बात करें डिमांड की, डिमांड कर तो याद है ना, बचपन से अभी तक पढ़ चुके हैं। ये देखो थोड़ा सा डायग्राम भी देख लो, याद आ जाएगा शायद। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, या फिर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। दैट इज इनवर्स रिलेशन या फिर अपोजिट रिलेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड के बीच में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ जरा
15 पर। इसके बाद 10 क्वेश्चन और बस। और हाँ, लास्ट में बच्चा एक केस स्टडी भी है, तो ध्यान दीजिएगा उस पर भी, ठीक है। चलो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से आती है? कहने का मतलब आपको जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, विदेशी पैसे की, तो विदेशी पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? अभी देखो कहाँ से आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स बेचोगे पैसा आएगा, विदेशी पैसा आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन दी कंट्री, विदेशी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो विदेशी पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। करेंसी डील्स, और बाकी तो अब आप समझते हो कि ऑल ऑफ दीज हो गया भैया आंसर। 2 ठीक है तो तीसरा तो ठीक हो गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? तो यार इस बार एक्सचेंज रेट और सप्लाई के बीच कैसा रिलेशन होता है? सप्लाई कर्व आपका ये रहा, तो एक्सचेंज रेट और सप्लाई बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड भी हो सकता है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट रिलेशन, या इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। डेप्रीशिएशन इन करेंसी मीन्स, यार करेंसी का डेप्रीशिएशन क्या कहलाता है? डेप्रीशिएशन याद करो, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, या फिर लिखा हो कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाए इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो वो कहलाता है डेप्रीशिएशन। अब जरा ऑप्शन देखो, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी सही होना चाहिए, राइज तो नहीं हो सकता है, नो भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद 18th क्वेश्चन, डेप्रीशिएशन इज डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू। भैया डेप्रीशिएशन क्यों होता है, किस वजह से होता है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। देखो डेप्रीशिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, अगर डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रीशिएशन होता है तो क्या होगा? क्या एक्सपोर्ट बढ़ेंगे? दूसरी चीज़, हाँ यार वैसे एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे देश की वैल्यू कम हो रही है। इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ एंड भी नहीं होगा, नाइदर ए नॉर बी नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। इंडियन रुपीज हैज डेप्रिशिएटेड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर ड्यू टू। अब भारत का जो रुपए है वो यूएस डॉलर के टर्म्स में डेप्रिशिएट हो गया, तो इससे क्या होगा या किस वजह से हुआ है? राइजिंग डिमांड फॉर डॉलर्स, डॉलर्स की डिमांड बढ़ने की वजह से हुआ है, या फिर शॉर्टेज ऑफ यूएस डॉलर, तो शॉर्टेज तो नॉट पॉसिबल। मोर सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी, अगर भारत की सप्लाई तुम ज़्यादा करोगे करेंसी की तो भी डेप्रिशिएशन नहीं लगना चाहिए था। लेस डिमांड फॉर इंडियन रुपीज़, या इंडियन रुपीज़ की डिमांड कम हो जाए तो भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज राइजिंग डिमांड फॉर डॉलर्स। जब डॉलर्स की बेटा डिमांड बढ़ेगी ना तो डॉलर्स की वैल्यू बढ़ेगी, यानी हमारे देश की इंडियन करेंसी में डेप्रिशिएशन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ। 20 है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो समझ जाओ बेटा तुमने अभी तक नहीं पढ़ा चैप्टर तरीके से। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, पैक्ड एक्सचेंज रेट ना भाई, करेक्ट आंसर इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब बाकी एंड भी नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स, डीवैल्यूएशन आ गई भाई गवर्नमेंट, और डीवैल्यूएशन वैल्यू कम होगी गवर्नमेंट के द्वारा। देखो जरा, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट, पहले ही ऑप्शन मिल गया यार हमें। चलो बट सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ना भाई ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ कहीं गवर्नमेंट नहीं आया। इसके बाद रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय फोर्स, ना भाई फोर्स नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसके बाद अब जरा एक केस स्टडी है आपके पास, एक केस स्टडी है, काफ़ी लंबी चौड़ी केस स्टडी है। आप सोचोगे सर रीड करके बताओ ना, हिंदी में मतलब समझाओ ना, बट आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ केस स्टडी का। सबसे पहले ना कोई भी केस स्टडी आए यार, केस स्टडी पढ़ने से पहले क्वेश्चन रीड आउट किया करो, क्वेश्चंस पढ़ो आराम से, उसके बाद केस स्टडी पढ़ना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन माइंड में फिट बैठ जाए ना फिर हम केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम पढ़ते भी हैं तो ये फोकस करके पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो एक बार क्वेश्चन रीड आउट करो, क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में, केस स्टडी रीड आउट करेंगे। देखो जरा, पहला क्वेश्चन है व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से कम है,
यानी हम इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं। इंपोर्ट्स ज़्यादा होता है तो देन देयर इज डैश इन करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डेफिसिट। यार करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट कब होता है? जब भैया इंपोर्ट ज़्यादा करो, एक्सपोर्ट कम करो। तो इसके लिए तो यार पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। करेक्ट आंसर इज डेफिसिट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड प्राइस। यार गोल्ड के हिसाब से जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते थे, याद है पुराना सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो ऑप्शन क्या है? डेफिसिट नहीं, सेल नहीं, एप्रिशिएट नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दिया है। अब आप कहोगे सर 2 क्वेश्चन हो गए बिना केस स्टडी रीड आउट के। बिल्कुल भाई, तीसरा भी पढ़ो, तीसरा पढ़ो। राइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स will help the central bank to dash foreign exchange at the time of high foreign exchange rate। यार हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? डेफिसिट, फिक्स्ड, हाँ सेल हो सकता है, बेच सकती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी को बेच दो, सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को बेच देगी जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी या हाई होगी। बाकी एप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, आपका सेल ही होना चाहिए। बाकी बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन और भी है, एक लास्ट क्वेश्चन और भी है, फिर मैं आपसे कहूँगा केस स्टडी एक बार और पढ़ना है, ठीक है? पहले पढ़ो, फॉल इन डिमांड एंड राइज इन सप्लाई। अब यार ये तो डायग्राम वाला आ गया शायद, है ना? फॉल इन डिमांड, चलो एक काम करते हैं, डिमांड कर सप्लाई कर। डिमांड हमारा कम हो गया तो फॉल इन डिमांड, डिमांड हमारा कम हो गया, डी से डी डैश, रफली डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। इसके बाद राइज इन सप्लाई था, राइज इन सप्लाई तो सप्लाई भी बढ़ा लो। S1 आपको देखना है D1 S1, तो D1 S1 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। पहले वाला D और S था आपका पुराना वाला, तो वो इस पॉइंट पर था। तो पूछा क्या है आपसे, यहाँ से यहाँ हो गया कुल मिला के, पूछा है एक्सचेंज रेट वुड लीड टू डैश ऑफ करेंसी। तो एक्सचेंज रेट हमारी कम हो रही है, एक्सचेंज रेट कम हो रही है, कम का मतलब डेफिसिट आपका, अच्छा एक्सचेंज रेट कम होती है तो ये बात तो पता है ना, एक्सचेंज रेट कम होती है तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है, वो एप्रिसिएशन होता है। एक्सचेंज रेट कम इसका मतलब एप्रिसिएशन, तो बेटा ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा सीधा सीधा, ठीक है? अब आप सोचोगे सर क्वेश्चंस खत्म हो गए, केस स्टडी नहीं पढ़ी, तो बच्चा पार्टी ये है आप सभी के सामने केस स्टडी। आराम से स्क्रीनशॉट लो, आराम से रीड आउट करना। और मैंने तो बिना केस स्टडी पढ़े ही चारों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो अब आप मुझे बताना कि गलती से कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया मेरे से, ठीक है? तो अब ये आपका काम है, अगर इसमें कहीं कोई हार्ड वर्ड मिलता है जिसकी आपको मीनिंग नहीं पता होगी तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? तो बच्चा पार्टी अब मुझे एट लास्ट ये बताओ कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, ठीक है? तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दी है। इसके साथ ही आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। बाकी ये नंबर किसी काम का नहीं है, चाहो तो व्हाट्सएप पे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप मैसेज कर सकते हो। बाकी भाई लाइक शेयर कमेंट वोमेंट तो आप कर ही सकते हो। हाँ यार, शेयरिंग इज़ कंपलसरी। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में वाकई मज़ा आ रहा है तो यार शेयर वेयर तरीके से कर दिया करो। चलो ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।